अब मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल होता है, जो क्षार होता है, वो अम्ल दुर्बल भी क्षार भी होगा, दुर्बल अम्ल भी होगा। ठीक है, प्रबल क्षार भी होगा, प्रबल अम्ल भी होगा। तो वो क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बारे में जानने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर चित्र भी बना होगा आपका। ठीक है, तो इसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल के बारे में बताऊँगा। ठीक है, अभी चैप्टर बहुत लंबा है। आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा, सर आपने हमें अम्ल पढ़ाया, आपने हमें क्षारक पढ़ा दिया, लेकिन लवण के बारे में तो बता ही नहीं रहे हो। तो देखो, बातों ही बातों में हमने लवण के बारे में पढ़ लिया है अभी। क्यों? क्योंकि जो लवण है ना, वो निर्भर करता है अम्ल और क्षारक दोनों पे। जो हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या है कि अम्ल में क्या मिलता है, क्षार, तो क्या बनाता है लवण, और क्या बनाता है जल। तो लवण क्या है कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण मिलता है। और लवण क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में है, एक दो चीज़ नहीं है, पूरा का पूरा आधा आपकी बात पूरा लवण पे ही आधारित है। ये पीएच पैमाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो लवण क्या है, हमारा नमक NaCl। उसके बाद हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब बेकिंग सोडा, ये सब लवण की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अभी उसे होल्ड पे रखा है। और लेकिन लवण कैसे बनता है वो तो हमें पता चल चुका है अभी। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब बताऊँगा पीएच स्केल क्या होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे बड़े मार्क्स में पूछा ही जाता है, आएगा ही आएगा, और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो कहते हैं यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब बोलोगे सर ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब क्या मतलब है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब है कि कितने H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन की मात्रा कितनी तक है, वो बताता है आपका पीएच स्केल। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में P सूचक है, जिसे पुंक्षांश, जो एक जर्मन शब्द है, उसका मतलब होता है शक्ति। इतना रामायण करने की जरूरत नहीं, तो आप सीधा सीधा यहाँ से लिखना पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ब्रैकेट में लिख देना H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको एक चित्र बनाना है, और अब आपको मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा धीरे धीरे। और ये जो रामायण लिखा है ना, ये रामायण भूल जाओ, चित्र से ही आपको सारा रामायण समझा दूंगा। तो देखो, ये स्केल है, स्केल जो होता है ना, वो 0 से लेकर 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 तक। इधर होता है 0 से लेकर 7 तक H पॉजिटिव, और इधर क्या होता है 7 से ज़्यादा और 14 तक आपका क्या होता है क्षारक, मतलब OH नेगेटिव। अम्ल कहाँ होता है? अम्ल होता है 0 से 7 के बीच में, 7 पे नहीं, 0 से 7 के बीच में। या अगर मैं 7 बोलता हूँ तो 7 पे मेरा उदासीन होता है। जैसे कि पानी, अगर आप पानी को पीते हो ना, तो पानी में कोई टेस्ट नहीं होता, ना वो खट्टा होता है, ना वो मीठा होता है, ना वो कड़वा होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वो होता है उदासीन। तो जब आपका पीएच पे वैल्यू 7 होगा ना, तो वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 7 के बीच आपकी अम्ल होती है, और 7 से ज़्यादा और 14 तक, 7 से 14 तक, 7 से ज़्यादा, 7 भी नहीं, 7 से ज़्यादा से लेकर 14 तक आपका क्या होता है क्षारक होता है। तो अम्ल में होता है H नेगेटिव, और सॉरी H पॉजिटिव, और क्षार में होता है OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये पता चला आपको। अब देखो देखो, जितना H पॉजिटिव का मान कम होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी अम्ल की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब कम, जितना कम होगा, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर लिखा हुआ 1 और 1 का आया है 2, तो अम्लीय प्रवृत्ति 1 की ज़्यादा होगी, 2 की नहीं। जितना कम होगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, किस में? अम्ल में।
और अगर पीएच मान 7 है तो वो उदासीन है, ना तो वो अम्ल है ना ही वो क्षार है, यानी कि वो क्या है 7 पे लवण है। लवण का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक, उसके बाद बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति। बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति मतलब जितना ज़्यादा होगा, जैसे एक अगर मैं एक का मान 7 लिखूँ और एक का मान 9 लिखूँ, तो 9 जिसका होगा उसकी क्षारीय प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। ठीक है, पीएच मान ज़्यादा होने पर क्षारीय प्रवृत्ति अधिक होगी, पीएच मान कम होने पर क्षारीय अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। ठीक है, और 7 पे क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, अब कुछ कलर में बता देता हूँ। ये पीएच स्केल है एक। ठीक है, और 0 पे कलर ऐसा होता है, 1 पे कलर ऐसा होता है, 2 पे कलर ऐसा हो जाता है, 3 पे कलर ऐसा होता है, 4 पे ऐसा होता है, 5 पे ऐसा होता है, और ऐसे कर 7 पे ऐसा होता है, 8 पे, 9 पे, 14 तक। ठीक है, नाम भी बता रखा, ये जठर रस है, ये नींबू के रस में ऐसा कलर आएगा। शुद्ध जल में, शुद्ध जल मतलब कोई भी जल नहीं, शुद्ध जल, अगर शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कलर ऐसा होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर ऐसा होगा। तो पीएच के पैमाने के बारे में हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब पीएच पैमाने पर एक क्वेश्चन बनता है आपसे, क्या अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो अम्ल वर्षा क्या हुई, जब पीएच का मान, ठीक है, 3.5 से कम हो जाता है। ठीक है, जब पीएच पैमाने का जो मान है ना वो 3.5 से कम हो जाता है, तब हम उसे उस टाइम बोलते हैं कि अम्ल वर्षा हुई है। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं कि अम्ल वर्षा हुई है। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 3.5 से नहीं, 5.6 से। ठीक है, आई एम सॉरी गाइस, कि जब वर्षा जो होगी ना उसका पीएच मान आप चेक करोगे, तो जब उसका मान 5.6 से कम हो जाएगा तब उस वर्षा को हम क्या बोलेंगे, अम्ल वर्षा। 3.5 कुछ और क्लिक कर गया था मन में, सॉरी उसके लिए। तो देखो, जब वर्षा का पीएच मान हम चेक करेंगे पीएच स्केल से और उसकी सांद्रता 5.6 आ जाएगी, 6 से कम हो जाएगी, 5.6 भी नहीं, जैसे कि 5 हो, 5.5 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो हम उस वर्षा को क्या बोलेंगे, अम्ल वर्षा। ये सब नोट्स बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, प्रश्न ये बन सकता है आपसे, ये प्रबल अम्ल क्या होता है। फिर यहाँ पे आ सकता है दुर्बल, प्रबल के बाद प्रबल अम्ल हो गया। अब यहाँ लिखो दुर्बल अम्ल, फिर यहाँ लिखो प्रबल क्षार, और इधर लिख देंगे दुर्बल क्षार। इनके बारे में जान लो कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं ना। तो सबसे पहले प्रबल अम्ल, तो इसका परिभाषा ये लिखना है, वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर, वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव, ठीक है, आयनों में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयन में, H पॉजिटिव आयनों तथा ऋण आयनों में पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, मतलब पूरा घुल जाता है। तो इसके अगर उदाहरण में बताऊँ तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4। ये मस्त प्रबल अम्ल होते हैं, एकदम सॉलिड वाले। और इसी में सेम परिभाषा वही रहेगी, क्या लिखोगे, वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयनों तथा ऋण आयनों में आंशिक, ये बदलाव होगा बस, यहाँ पर पूर्णतया था, यहाँ पर लग जाएगा आंशिक।
तो कह रहे हैं वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयनों तथा ऋण आयनों में आंशिक रूप से वियोजित हो जाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 2 उदाहरण देता हूँ, CH3 COH और एक उदाहरण देता हूँ H2CO3। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया हमारा। अब मैं बताता हूँ प्रबल क्षार के बारे में। तो इसमें एक उदाहरण क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, वे क्षार जो जल में घोले जाने पर, वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव तथा धन आयनों में, वहाँ ऋण आयन था, यहाँ धन आयन, क्षार बोलती है OH नेगेटिव, अम्ल बोलती है H पॉजिटिव। ठीक है, वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव तथा धन आयनों में पूर्णतया, फिर से वही चीज़, पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, सॉरी प्रबल क्षार कहलाते हैं, क्या प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, NaOH KOH। NaOH क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसका दुर्बल में क्या होगा, वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव तथा धन आयनों में, यहाँ पर क्या लग जाएगा, आंशिक। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। ठीक है, और उसका उदाहरण क्या होगा, ये वाले में सिर्फ आंशिक आ जाएगा पूर्णतया की जगह पर। ठीक है, और इसका उदाहरण के लिए लिख सकते हैं हम, इसमें उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कि CaOH का होल टाइस। ठीक है, AlOH का होल थ्राइस, या फिर NH4OH, ये सारे हमारे दुर्बल क्षार हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, NCERT का दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। ठीक है, pH स्केल के बारे में जस्ट अभी हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील हैं। मतलब जो pH जो पैमाना है हमारे पास, कभी 7 से कम होने पर अम्लीय होता है, 7 पे उदासीन होता है और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। सो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पेड़ पौधों और पशुओं में। कह रहे हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। संकीर्ण का मतलब बहुत कम। वर्षा के जल के pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। एक प्रश्न यहाँ से बन जा रहा है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो जब pH का मान वर्षा जल का 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है ना, तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। मतलब अगर देखा होगा, मैं बता रहा हूँ, जो एसिड होता है, जैसे मतलब कभी कभी देखा होगा ना, नदी में हम कई लोग क्या करते हैं, मछली मारने के लिए वो डाल देते हैं, दवाई डाल देते हैं। दवाई होता है एक्चुअली एसिड, और एसिड जब पानी में जाता है ना तो पानी के pH मान को बहुत कम कर देता है। और उस अम्लीय पानी में जो जीवधारी होते हैं, जो मछली होते हैं, जो मेंढक होते हैं, जो भी कुछ होता है, अपना pH पैमाना बहुत कम हो जाता है, तो फिर वो उस परिस्थिति को झेल नहीं पाते और फिर वो दम तोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा शरीर वो 7 से 8 के बीच में कार्य करता है, तो pH मान जब इतना कम हो जाएगा तो वो उस परिस्थिति में ढल नहीं पाता है, तो वो वहाँ पर वो दम तोड़ देता है, यानी कि मर जाते हैं। हमें कभी भी गलती से भी इन कीटनाशकों को या फिर कोई भी एसिड को कभी भी नदी में नहीं बहाना चाहिए, तालाब में नहीं बहाना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन डाला है NCERT ने आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए। क्या आप जानते हैं जो शुक्र है, जिसे अंग्रेजी में वीनस बोलते हैं, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या आपको लगता है कि इस ग्रह में जीवन संभव है? आपका उत्तर क्या होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि
पूरे वायुमंडल में ही सल्फ्यूरिक अम्ल मंडरा रहे हैं ना, एसिड मंडरा रहा है। अब सांस में भी जब एसिड जाएगा तो जीवन का जो हमारे जो बॉडी का पीएच लेवल है उस पर असर पड़ेगा, तो मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। जो हमारे पास पीएच होता है, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। देखो, जो हमारे खेत होते हैं ना, खेतों का जो पीएच मान होता है उसे भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीएच मान उसमें भी कम हो जाएगी तो फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। जो उर्वरक क्षमता है, जो है ना उपजाऊपन है, वो कम हो जाती है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच प्रयास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए एवं क्रियाकलाप 2.12, ये जो क्रियाकलाप की हुई है इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो पीएच पैमाना भी बहुत ज़रूरी है खेतों के लिए। अब जब खेतों का जब पीएच मान बहुत कम हो जाता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, जो एंटीसाइड होते हैं वो छिड़का जाता है, कभी कभी चूना भी फेंक देते हैं। ठीक है, उपजाऊपन बढ़ाने के लिए। और खेतों के उपजाऊपन बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसमें उर्वरक डालने की बजाय जो कंपोस्ट खाद होते हैं, गोबर की खाद होती है, इन सब का प्रयोग आप अधिक करें। नेक्स्ट बोल रहे हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। कह रहे हैं यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करेगा। उदर का मतलब पेट, जो हमारा पेट है ना वो HCl बनाता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है, यानी कि ये पेट को हानि नहीं पहुंचाता। हालांकि HCl हानिकारक होता है लेकिन वो हमारे पेट को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि एसिड और बेस का मेंटेनेंस बना रहता है हमारे पेट में। कह रहे हैं ये उदर यानी कि पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच, अपच मतलब जब पेट फूल जाता है, खाना पचता नहीं है पेट, तो उसे अपच बोलते हैं। कह रहे हैं अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण पेट में दर्द, जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप OH जब डॉक्टर के पास जाते हो वो तो पेट में दर्द, वो सफ़ेद गोली देता है ना, तो वो होता है एंटीसिड। ठीक है, इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। स्टार्टिंग पे ही इंट्रोडक्शन मैंने जब बताया था वहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेना। कह रहे यह एंटीसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं, क्योंकि एसिड का लेवल बढ़ चुका है। जैसे ही उसमें एंटीसिड डालोगे तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके उसकी जो बढ़ी हुई मात्रा है अम्ल की, उसे वो मेंटेन कर देती हैं। ठीक है, इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। ये नहीं कि आपका पेट में बहुत दर्द है तो एक सॉलिड मतलब प्रबल क्षार दिया जाएगा, नहीं, आपको एक दुर्बल क्षार दिया जाता है। वो दुर्बल क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके आपके पेट का जो पीएच मान घटा हुआ है उसे मेंटेन करता है, यानी कि थोड़ा बढ़ाता है। अब पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, हमारा जो दांत होता है ना, कभी कभी वो क्षय हो जाता है, या कभी कभी दांतों में सूजन हो जाती है, कभी कभी दांतों में आपको कंपनाहट, ठंडाहट महसूस होती है, सनसनाहट महसूस होती है। सो क्यों होती है। कह रहे मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल मतलब होता है दांतों के बाहरी परत, जिसे हम दंत फलक बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट यानी कि कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, उससे बना हुआ होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान जब 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है, मतलब घिसते घिसते घिसने लगता है। जब आपके मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने लगता है, और फिर आपके मुंह से फिर बदबू भी आएगी, है ना। मुंह पे फिर जो आपके मसूड़े होते हैं वो उसमें दुर्गंध होगा, फिर ब्लड निकलेगा, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि खाना खाने के बाद आपको ब्रश करना चाहिए, और रात को तो ज़रूर करना चाहिए हमें। ठीक है, खाना खाने के बाद, भले ही सुबह करो ना करो, लेकिन खाना खाने के बाद रात को ज़रूर करके सोना चाहिए। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से
अम्ल की आधे की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, ठीक है, दंतकांति, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्षारकीय टूथपेस्ट होते हैं। कह रहे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? जब आपको मधुमक्खी काटता है तो आप वहाँ पर फूल जाता है, एकदम बहुत झंझनाहट से दर्द होती है। तो ये क्यों होता है? कह रहे मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। मतलब कभी कभी देखा होगा जब आपको मधुमक्खी काटता है तो लोग बोलते चूना लगा दे भाई फटाफट, दर्द कम हो जाएगा। वो चूना क्या होता है? एक दुर्बल क्षारक है जो कि अम्ल के प्रभाव को कम करता है, ठीक है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथोडोइक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। अब यहाँ पर ये क्या आप जानते हैं, पढ़ लो क्या लिखा है। कह रहे प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है, जैसे पढ़ लेते हैं। नेटल एक शाकीय पादप है, नीम, जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में नीम नहीं, ये नेटल है जो जंगल में पाया जाता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है। स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है और ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही होता है। इसी पौधे से आपको दर्द मिलेगा और इसी पौधे के बगल में भी इसका इलाज वाला पौधा होता है। क्या आप डॉक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये डंक मार रहा है, दर्द कर रहा है, ये अम्लीय प्रवृत्ति का है। तो जो इसके बगल वाला पौधा है तो वो किस प्रवृत्ति का होगा? क्षार की प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमसे पूछ रहा था, हमने बता दिया। अब ये कुछ टेबल है हमारे पास, जैसे सिरका एसिटिक अम्ल होता है, संतरा सिट्रिक अम्ल होता है, इमली टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये 1 नंबर में पूछा सकते हैं आपसे। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल होता है और नेटल का डंक मेथनोइक अम्ल होता है। तो इसे देख लीजिएगा, ठीक। अब ये जो प्रश्न है वो हम वहाँ पर करेंगे। प्रश्नों के लिए अलग सीरीज़ बनाता हूँ, आपको बताइए अच्छे ढंग से। अम्ल पढ़ लिया था, क्षार पढ़ लिया था, लवण के बारे में हल्की फुल्की जानकारी हमने पूरी लिख ली थी, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से ही लवण बनता है, क्योंकि जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण बनता है और पानी अलग हो जाता है, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, और इसी से ही लवण बनता है। तो लवण के परिवार के बारे में हम जानेंगे। तो लवण के परिवार का सबसे पहला सदस्य साधारण नमक। साधारण नमक जानते हैं ना, आपके डेली के खाने में यूज़ होता है। सब्जी में अगर नमक ना डालो तो मज़ा नहीं आता है ना। नमक के बिना सारी चीज़ें बेस्वाद हो जाती हैं। तो सबसे पहला चीज़ है साधारण नमक, इसके बारे में जान लेते हैं। साधारण नमक हो गया, जितनी भी चीज़ें ना सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। इनका साधारण नाम, इनका रासायनिक सूत्र, इनका रासायनिक कैसे बनता है, ये इसका भौतिक गुण क्या है, इसका रासायनिक गुण क्या है, ये सब पता होना चाहिए हमें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो इसका नमक का नाम है ना, साधारण नाम क्या है? साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम। और रासायनिक सूत्र क्या है इसका? NaCl, ठीक है। अब बोलोगे सर ये बनता कैसे है? तो ये बनता है, बनाने की विधि क्या है? ये प्रकृति में खुली मात्रा में मिलता है, जैसे समुद्र के किनारों पे मिल जाएगा आपको, या आपको पठारों से मिल जाएगा। लेकिन जो वो नमक मिलता है वो कच्चा नमक होता है। उसे मिलने के बाद वो फैक्ट्रीज में जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, धोया जाता है, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, तब वो नमक आगे के बाद हमारे घर पे पहुंचता है। जैसे कि टाटा नमक है ना, तो वो जो नमक मिलता है वो खाने लायक नहीं होता है, उसको फैक्ट्रीज में ला के धोया जाता है। सब कुछ करने के बाद जो नमक हमारे पास आता है दुकानों में,
उसका ही प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर नमक के भौतिक गुण की बात की जाए, भौतिक गुण का मतलब होता है जो बाहर से दिखता है, ठीक है। तो कोई भी गुण हो, कम से कम 3-4 गुण आपको, हमें 4 गुण आपको हमेशा होने चाहिए। तो नमक कैसा होता है? नमक यूँ दानेदार होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद दानेदार होता है। और जो भी चीज़ दानेदार होता है उसे विज्ञान की भाषा में क्रिस्टल बोला जाता है। क्या? क्रिस्टल। तो यह सफ़ेद होता है, सफ़ेद भी नहीं बोल सकते एक्चुअली, क्या बोलोगे आप? यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। यह विलेय है, यह अत्यधिक विलेय है। मतलब विलेय का मतलब ये पानी में घुल जाता है, तो क्या लिखोगे? यह अत्यधिक विलेय है। उसके बाद यह नमकीन है, स्वाद में नमकीन होता है ना, यह नमकीन है, ठीक है। अब नमक को जब गर्म करोगे तो यह चटकता है, यह गर्म करने पे चटकता है, ऐसे लिख देना। 4 हो गए। हालांकि बहुत मैं लिखा सकता हूँ, लेकिन मैं 4 ही लिखाऊंगा, जो आपके मन में याद रहेगा हमेशा, ठीक है। और भौतिक गुण हो गए। रासायनिक गुण बहुत ही कम पूछा जाता है, हालांकि जानने के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत कम बनता है रासायनिक गुण से प्रश्न, है ना के बराबर। तो रासायनिक गुण कट करके हम सीधे सीधे आ रहे हैं उपयोग पर। उपयोग बहुत आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। उपयोग पहला आ जाता है भोजन बनाने में। भोजन तो कई सारे हो सकते हैं, सब्जी में हो गई, कई तरह की चीज़ें हो गई, रोटी बनाने में भी। फिर मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं ना, उसे पॉलिश चढ़ाने में, मिट्टी की बर्तनों में पॉलिश चढ़ाने में। तीसरा उपयोग क्या होगा? मांस, अचार इत्यादि को सुरक्षित रखने में। आपने देखा होगा जब घर पे मछली बनती है, मांस बनता है, या उसमें नमक लगा कर रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, फटाक से वो बदबूदार नहीं होती, मतलब उसमें सड़ापन बहुत कम हो जाता है ना। और अचार बनता है तो ज़्यादा नमक डाल के रखते हैं, क्यों? ताकि वो जल्दी सड़े नहीं, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। और 4 लिखा रहा हूँ मैं, और अगला लिख सकते हो साबुन निर्माण में, ठीक है, साबुन बनाने में। सिंपल। तो साधारण नमक के बारे में हमने पूरा चीज़ जान लिया है। अब आते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो ये सब छोड़ो, नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट पार्ट हमारे क्या है? विरंजक चूर्ण। तो देखिए, विरंजक चूर्ण के बारे में जानते हैं। कह रहे हैं आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। कैसे? शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन की क्रिया विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। और ये उसका अभिक्रिया है, मतलब इसका साधारण नाम क्या होगा? विरंजक चूर्ण, ठीक है। और बनाने की विधि अगर आपको लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं, और ये समीकरण आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2 है, और ये रासायनिक सूत्र है हमारा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2, और रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपके समझ में। अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग बहुत आता है। कह रहे हैं वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में होता है, लकड़ी के मज्जा बनाने में, लॉन्ड्री के साफ में, कपड़ों के विरंजन के लिए। कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए जो गंदा पानी नहीं होता उसमें विरंजक चूर्ण डालते हैं, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको हम मार सकें। तो ये शॉर्ट नोट्स हो गया विरंजक चूर्ण के बारे में। अब जब डिटेल आंसर वाले वीडियो नहीं आएंगे, ये तो मैं आपको NCERT समझा रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो होगा उसमें मैं और बढ़िया बढ़िया करके नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कराऊँगा। अब आते हैं बेकिंग सोडा।
ठीक है, बेकिंग सोडा के बारे में जान लेते हैं। कह रहे बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि खाने पीने की चीज़ों में बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। इसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं नॉर्मल में, साधारण नाम में। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मतलब इसका साधारण नाम हुआ बेकिंग सोडा, रासायनिक नाम हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और रासायनिक सूत्र क्या होगा NaHCO3। और बनाने की विधि ये है, ये रिएक्शन आपको बनाने की विधि में लिखना है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये बनाने की विधि है। क्या है कि नमक में पानी मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है और अमोनिया मिलाया जाता है। 4 चीज़ों को मिलाया जाने पर अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अलग से मिल जाता है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा के क्या उपयोग हैं? कह रहे हैं बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जो हमारे पास खाने का सोडा होता है ना, अगर उसके भौतिक गुण की बात करूं तो भौतिक गुण में क्या होता है, ये क्रिस्टलीय पदार्थ है। मतलब फिर से वो दानेदार दानेदार होता है, तो ये क्रिस्टलीय पदार्थ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो हमारा खाने का सोडा है, ये जल में अल्प मात्रा में विलय है, जल में पूरी तरीके से नहीं घुलता है ये। और इसका जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, प्लीज़ उसको अच्छे से लिख लेना। और इसको अगर कच्चे दूध में मिलाया जाता है ना, तो दूध देर से फटता है, आराम में। ठीक है, जो भी डेयरी वाले होते हैं ना, वो अपने दूध में क्या मिलाते हैं, खाने का सोडा। इससे क्या होता है, कच्चा दूध देर से फटता है, आराम से उतनी जल्दी नहीं फटता। और अगर इसका उपयोग की बात करूँ खाने के सोडा का, तो इसका जो प्रमुख उपयोग है, अगर पेट में हमारा क्या होता है ना, दर्द होता है, अम्लता बढ़ जाती है, तो खाने का सोडा मिला खाते हैं तो आराम मिलता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में और फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स बनता है ना, फ्रूट सॉल्ट, इनमें प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग होते हैं अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, और जो डबल रोटी बनती है ना, डबल रोटी, बड़े बड़े पाव, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, इतने बोल दिए, जो भी आपको अच्छे लगते हैं 5-4 लिख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक किस पर, धोने के सोडे पर, जिसे आमतौर पर धावन सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, जो इसका रासायनिक नाम होता है ना धोने के सोडे का, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। वो भी सोडियम कार्बोनेट था, लेकिन ये क्या है, देखो सोडियम कार्बोनेट 10H2, इसमें पानी के 10 मोल होते हैं, इसलिए ये धोने का सोडा बोला जाता है। ठीक, और इसका रासायनिक नाम तो मैं बोल ही चुका हूँ, सोडियम कार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2। ठीक है, एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। कैसे बनाया जाता है, देखो सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, उसमें पानी के 10 मोल मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, धोने का सोडा। सिंपल, और ये एक क्षार की लवण है। ठीक है, धोने के सोडे का अगर भौतिक गुण की बात करो तो भौतिक गुण क्या होगा, जो धोने का सोडा होता है ना, वो एक गंधहीन, मतलब उसमें कोई भी सुगंध नहीं होता, सफ़ेद होता है और दानेदार होता है, इसलिए हम क्रिस्टलीय बोलेंगे। धोने का सोडा एक गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, जिसमें पानी के 10 मोल होते हैं एक क्रिस्टल में। और जब आप धोने के सोडे को पानी में यूँ घोलोगे ना, तो आप उस पानी से ऊष्मा निकलेगी, हीट, गर्म हो जाएगा, तो यह जल में विलय होकर ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है, और फिर आगे क्या लिख सकते हो, इसे वायु में रखने पर, देखो अगर इसको खुला छोड़ दोगे ना वायु में, तो जो उसमें नमी है ना वो सूख लेती है, तो निकल जाने पर उसका निर्जलीकरण हो जाता है, तो फिर हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। क्योंकि इसके साथ जो पानी की जो नमी है ना, ऊष्मा पड़ने पर वो पानी सोख लेता है और फिर हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है बाद में। ठीक है, और इसका उपयोग क्या है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरिक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है।
सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये उपयोग भी हमने जान लिया है। अब आते हैं मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। इस पे तो क्वेश्चन भाई हर साल आता है, हर साल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इस पर आ जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो जिप्सम है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ से पढ़ते हैं, देखो यहाँ से लिखा है कॉपर सल्फेट के एक रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2 है। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3 आर्द्र है या नहीं? आर्द्र है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इसके साथ H2 मतलब पानी के 10 मोल है, तो आर्द्र का मतलब नमी है, बिल्कुल है। अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का एक साथ लिंक है। देखो यहाँ से जिप्सम है और यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एक दूसरे से मिले जुले हैं। कह जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल होता है। ठीक है, क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2 होता है। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आऊँ। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। इस पे आते हैं, देखो जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है ना, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, यानी कि CaSO4.5H2 मिलता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और इसका साधारण नाम सिंपल में POP भी बोलते हैं। ठीक है, POP सुना है ना, बहुत सुना होगा आपने। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं, मतलब उपयोग की बात हो रही है। घरों के डिज़ाइन बनाने में होता है, ठीक है, मूर्ति बनाने में होता है, कई चीज़ों में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बन जाता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप जल मिलाओगे ना, तो फिर से वो क्या बन जाएगा? जिप्सम। ठीक है, और जिप्सम को फिर से गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के लिए जल के रूप में जुड़ा हुआ है। देख रहे हो यहाँ पर जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के लिए एक अणु के साथ करते हैं। तो ये सब आपको कंफ्यूज कर देगा, इसे आप इग्नोर करो, इतना चीज़ आपके मन में रखना है। ठीक है, और आपने क्या सीखा ये बहुत ज़रूरी है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जो भी चीज़ें सीखी आपको पढ़ना है अच्छे से, और इसे मैं नहीं पढ़ूँगा, इसे आप खुद पढ़ोगे। आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ना, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये जो अभ्यास है, एक एक क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न हैं सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स के सहित आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इसमें है भी नहीं।